आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो सदियों तक समंदर की लहरों के नीचे छिपा रहा। द्वारका, एक ऐसा नाम जो मिथक और मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व के बीच एक पुल बनाता है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। साल 1983, गुजरात का ओखा तट और अरब सागर की बेचैन लहरें। आर्कियोलॉजिस्ट और डाइवर्स की एक टीम अपने गैर के साथ बिल्कुल तैयार खड़ी थी। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वो जो देखने वाले हैं वो इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जैसे ही उन्होंने गहरे नीले पानी में छलांग लगाई, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसी आकृतियां दिखी जो किसी भी तरह से प्राकृतिक या नेचुरल नहीं लग रही थीं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। एक पल के लिए उस हैरानी के बारे में सोचिए जब भारतीय पुरातत्वविदों ने पहली बार पानी के अंदर उन विशाल और अजीब खंडहरों को देखा होगा। पानी के दर्जनों फीट नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें और तराशी हुई दीवारें। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और जहन में तुरंत एक ही सवाल गूंजा, क्या वाकई ये वही शहर है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में मिलता है? क्या सच में समंदर के सीने में एक पूरा का पूरा शहर दफन है? पहला हिस्सा, ओरिजिन्स ऑफ द गोल्डन सिटी, यानी इस स्वर्णिम नगरी का जन्म आखिर हुआ कैसे? प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक कहानी शुरू होती है मथुरा से, जब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर एक दो बार नहीं बल्कि लगातार 17 बार हमले किए। तो रोज रोज के इस रक्तपात को रोकने और अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए श्री कृष्ण ने एक नया ठिकाना ढूंढने का फैसला किया। अब जरा इस स्केल के बारे में सोचिए। एक पूरी आबादी को उठाकर समंदर के बीचों बीच बसाने का आइडिया कितना बड़ा और अनोखा रहा होगा। उन्होंने समुद्रदेव वरुण से प्रार्थना की, वरुण देव ने उन्हें जगा दी और फिर निर्माण के देवता विश्वकर्मा जी ने इस बेहद सुरक्षित और शानदार नगरी को डिजाइन किया। और ये जानकारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ करती है कि यह शहर उस दौर में कितना विशाल रहा होगा। लगभग 153.6 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये नगरी। कहा जाता है कि यहाँ सोने और रत्नों से जड़े 9 लाख से ज्यादा महल थे। इसमें एडवांस बंदरगाह थे, बेहतरीन सिंचाई प्रणाली थी और सबसे बड़ी बात, ये शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये उस काल की इंजीनियरिंग का एक सच्चा मास्टर क्लास था। दूसरा हिस्सा, द कर्सेस एंड सबमर्जेंस, श्राप और इस नगरी का जलमग्न होना। अब यहाँ से माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। एक ऐसी अजीब और दर्दनाक चेन रिएक्शन शुरू होती है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। महाभारत युद्ध के अंत में गांधारी के श्राप से इसकी बुनियाद पड़ती है। फिर श्री कृष्ण के पुत्र संभ द्वारा ऋषियों का मजाक उड़ाना, जिसके नतीजे में एक श्रापित लोहे के मूसल का पैदा होना, उस मूसल को पीसकर समंदर में फेंकना, उस चुराई हुई धातु को एक मछली का निगलना और आखिर में जरा नाम के एक शिकारी का उसी मछली के पेट से निकले लोहे से अपना तीर बनाना। इसी बीच यादववंशियों में आपस में ही भयंकर गृह युद्ध छिड़ जाता है और अंत में उसी शिकारी के तीर से श्री कृष्ण इस दुनिया से विदा लेते हैं। और उनके जाते ही ये पूरी की पूरी स्वर्णिम नगरी समुद्र की उन्हीं लहरों में समा जाती है। एक छोटी सी घटना ने पूरे साम्राज्य का अंत कर दिया। तीसरा हिस्सा, अनकवरिंग द संकन ट्रूथ, डूबे हुए सच से पर्दा उठाना। तो एक तरफ थे पुराणों के वो बेहद ही ग्रैंड और काव्यात्मक वर्णन, सोने की दीवारें, 9 लाख महल और एक जादुई बंदरगाह, और दूसरी तरफ थी हमारी रियलिटी। 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को बेट द्वारका के पास से मिट्टी के कुछ प्राचीन बर्तन मिले। फिर 1970 के दशक में 6ठी शताब्दी का एक तांबे का पत्र यानी कॉपर प्लेट मिली। इस पर राजा सिद्धार्थ के हवाले से साफ तौर पर लिखा था कि यहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण का निवास हुआ करता था। ये वो शुरुआती सबूत थे जिन्होंने इशारा किया कि प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातें सिर्फ और सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इस टाइमलाइन को देखना वाकई मजेदार है। 1930 के दशक में ही कुछ पायलट्स को हवा से समंदर के अंदर सीधी लाइन जैसी आकृतियां दिखी थीं, पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने भारत में मरीन आर्कियोलॉजी की नींव रखी। सोचे, उनके पास फंड्स की इतनी कमी थी कि कई बार वो अपनी जेब से पूरी टीम का खाना खरीदते थे, पर उनका एक अटूट विश्वास था कि हमारे ये प्राचीन ग्रंथ असल में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, बस इन्हें पढ़ने का नजरिया चाहिए। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो ठोस सबूत जो डॉक्टर राव की टीम ने खोज निकाले।
1983 से 1992 के बीच समंदर की सतह से 30 मीटर और उसके भी नीचे उन्हें 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवारें मिली, 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे मिले और 3 छेद वाले ऐसे दुर्लभ लंगर यानी एंकर्स जो इस बात का पक्का सबूत थे कि प्राचीन काल में ये जगह आने जाने वाले बड़े जहाजों के लिए एक मजबूत और सक्रिय बंदरगाह थी। और फिर आया ये आंकड़ा 9000। जी हाँ, समंदर के तल से निकाले गए एक आर्टिफैक्ट की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 9000 साल पुराना है। इस एक नंबर ने दुनिया भर के इतिहासकारों को अपनी कुर्सी से उठने पर मजबूर कर दिया। इसने साबित कर दिया कि ये सभ्यता तो शायद हड़प्पा से भी हजारों साल पुरानी हो सकती है। रातों रात हमारी हिस्ट्री की किताबों और टाइमलाइंस के आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया था। चौथा हिस्सा, हाईटेक वैलिडेशंस, आधुनिक तकनीक के जरिए पुष्टि। दौर बदला और 2001 से 2007 के बीच शुरू हुआ एक नया चैप्टर। ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने भारतीय नौसेना और कई इंटरनेशनल लैब्स के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया। इस बार एडवांस सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी के अंदर लगभग 4000 स्क्वायर मीटर के हिस्से का डिजिटल मैप बनाया गया। नतीजा, पानी के नीचे चूना पत्थर की विशाल नींव, टेराकोटा की मोहरें, एक सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम और ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जिनका समय काल सीधे सीधे महाभारत काल से मेल खाता था। अब डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। पांचवा हिस्सा, साइंस वैलिडेट्स द मिथ, जब विज्ञान ने मिथक की पुष्टि की। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये है कि आखिर इतना विशाल शहर डूबा कैसे। इसे समझने के लिए प्रोफेसर रांस की सी लेवल राइज थ्योरी बिल्कुल सही बैठती है। डेटा के अनुसार आज से 9000 साल पहले दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था, लेकिन लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास जल स्तर में अचानक और तेजी से इजाफा हुआ। दुनिया भर का मरीन डेटा इस समय एक भारी हलचल की पुष्टि करता है। सोनार मैपिंग भी ये दिखाती है कि ये शहर किसी एक रात में अचानक नहीं डूबा, बल्कि ये एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। और ये बात हमारे ग्रंथों की टाइमलाइन से बिल्कुल सटीक बैठती है। छठा और आखिरी हिस्सा, मॉडर्न डे रिकॉग्निशन, आज के दौर में इसे मिलने वाली मान्यता। फरवरी 2024 में इस सफर ने एक और मुकाम हासिल किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचकुई तट पर स्कूबा डाइविंग की। नौसेना और ASI की टीम की निगरानी में वो उन्हीं ऐतिहासिक खंडहरों के पास पानी की गहराइयों में गए और वहां अपनी भेंट अर्पित की। एक सरकारी और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये एक तथ्यात्मक और बड़ा ऑफिशियल मूवमेंट था। इस कदम ने इस साइट को ग्लोबली और आधिकारिक तौर पर श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी के रूप में एक नई पहचान और मान्यता दी। मरीन आर्कियोलॉजी के दशकों के लंबे संघर्ष ने आखिरकार एक कथा को ठोस और प्रमाणिक इतिहास में बदल दिया है। लेकिन ये पूरी कहानी और ये आखिरी चर्चा एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। दुनिया भर के महासागरों की इन अशांत लहरों के नीचे ऐसे और कितने हजारों साल पुराने सच खामोशी से दफन हैं, जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञान वहां तक पहुंचे और उन्हें ढूंढ निकाले। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास के इन अनकहे रहस्यों पर सोचते रहिए और हमेशा नया सीखते रहिए।